Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube English literature channel. Today I'm going to discuss about a very important poem which has been written by Wilfred Owen. इस पोएम में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, इसके मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे लाइन टू लाइन इस पोएम को. So without wasting any time, let's start the video. And if you like my video, then please thumbs up and give a like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much and let's start the video. So सबसे पहले हम बात करेंगे about Wilfred Owen. So Wilfred Owen ने poem लिखी है Futility, जो कि वॉर के अकॉर्डिंग है. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है. सो बेसिकली जो विल्फर्ड ऑन थे वो एक ब्रिटिश सोल्जर थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 और ये जो पोइम है फ्यूटिलिटी ये 1918 में लिखी गई. एक्चुअली ये एक ग्लूमी पोइम है. ठीक है, बिकॉज इसमें जो हमारा पोइट है उसने सैडनेस दिखाई है, उसने ग्लूमीनेस दिखाई है, उसने मीनिंगलेसनेस दिखाई है ऑफ वॉर. इसमें दिखाया गया है कि एक बंदा है, एक सोल्जर है जो जिसका नाम नहीं पता, एक अननोन सोल्जर है जो कि मर चुका है. कहाँ मर चुका है? फ्रांस की एक ठंडी सर्दी में बर्फीली दुनिया में यानी कि वॉर में वो मर गया है. और ये जो स्पीकर है हमारे, ये इसी अननोन पर्सन के रिलेट ये स्टोरी रिवॉल्व करती है कि जो बंदा मर गया है वो अब कैसे ज़िंदा होगा. अगर वो ज़िंदा नहीं हो सकता था दोबारा तो ये दुनिया ही क्यों बनाई गई. सो एक ही अननोन पर्सन के रिवॉल्व स्टोरी घूम रही है. तो यानी कि इसमें दिखाया जाता है कि एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है. तो एक्चुअली हम बात करते हैं विल्फर्ड ऑन की बायोग्राफी के बारे में. सो ये बेसिकली 18 मार्च 1893 में पैदा हुए एंड ही वाज बोर्न ऑन 4 नवंबर 1918. और ये एक इंग्लिश पोइट थे एज वेल एज एक ब्रिटिश सोल्जर थे. ठीक है, और इनकी जो लीडिंग पॉइम्स हैं, ठीक है, ये वार पे लिखी गई हैं ज़्यादातर. जैसे कि इसमें आ जाता है फ्यूटिलिटी आ जाता है, स्ट्रेंज मीटिंग आ जाता है और डूम यूथ आ जाता है. तो ये सारी पोइम्स जो उन्होंने लिखी हैं वो वार से इन्फ्लुएंस होकर लिखी हैं. ठीक है, और फ्यूटिलिटी भी एक मॉरिंग पोइट है जो कि वार से ही इन्फ्लुएंस होकर लिखी गई है. Now let's know about his major poems. So इसकी major poem जो वॉर से इन्फ्लुएंस होकर इसने लिखी हैं वो 4 हैं. फ्यूटिलिटी है, स्ट्रेंज मीटिंग है, डूम डेथ है एंड स्प्रिंग ऑफेंसिव. सो अब हम बात करते हैं इसकी पोइम के बारे में. सो इसकी जो पोइम है फ्यूटिलिटी ये 14 लाइन्स स्टैंजा पे मुश्तमिल है और इसके 2 स्टैंजा हैं. ठीक है, इसकी लाइन्स 14 है और 2 स्टैंजा है जो कि सेप्टेट्स कहलाते हैं, यानी कि 7 लाइन पे मुश्तमिल एक स्टैंजा है. और फिर ये पोइम अबाउट लाइफ और डेथ, यानी कि इसका जो मेन थीम है इस पोइम का ये डेथ है और लाइफ है. यानी कि लाइफ दिखाई जाती है सोल्जर की कैसी थी और आफ्टर डेथ वो उसके साथ क्या हो रहा है. बेसिकली विल्फर्ड जो है वो ज़्यादातर अपनी पोइम में ब्लड शेड यूज़ करता है या जो है वायलेंस ही यूज़ करता है. लेकिन इस पोइम में उसने अफसोस का इजहार किया है, ग्लोमीनेस मॉर्निंग यूज़ की है, मॉर्नफुल ये पोइम है. इसमें वो बताता है कि कैसे एक अननोन पर्सन, एक स्ट्रेंजर मर गया है और वो कितना अहम था. अपनी लाइफ उसकी जो थी उसमें कितने अहम उसने भी काम करने थे और पहले ही वो मर गया है. यानी कि मीनिंगलेसनेस दिखाई गई है वॉर की. ये जस्ट डिस्ट्रक्शन के और अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है. विलियम कहते हैं मूव हिम इनटू द सन. हिम कौन है? डेड सोल्जर जो मर चुका है. कहते हैं कि इस डेड सोल्जर को सूरज की तरफ टर्न करो, घुमाओ, शायद वो जिंदा हो जाए. जेंटली इट्स टच अवॉक हिम वंस. ये जो सूरज की नरमी थी ये कभी इसको जगाया करती थी. ठीक है, ऐसा वक्त था जब ये सूरज की ही नरमी से उठा, आराम से सूरज की रोशनी इसको उठाया करती थी. एट होम जब वो घर पे था. विस्परिंग ऑफ फील्ड हाफ सॉन कि वो बताती थी
कि तुम उठ जाओ, तुमने अभी बहुत से काम करने हैं, तुम्हारी जो फसलें हैं वो अभी हाफ पड़ी हुई हैं, उस पे बीज बोने हैं। ऑलवेज इट वॉक हिम इवन इन फ्रांस, ये हमेशा हमेशा उसे जगाया करती थी, जबकि वो फ्रांस में भी जब था, यानी कि जब वो जंग भी लड़ रहा था ना, तब भी सूरज की रोशनी उसको जगाया करती थी। Until this morning and this snow, यानी कि उस मॉर्निंग तक उसने सूरज की रोशनी ने उसको जगाया, जब तक वो मर नहीं गया। यानी कि स्नो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डेथ को शो कर रहा है। इफ़ एनीथिंग माइट ड्राउज हिम नाउ, अगर कोई चीज़ उसे जगा सकती थी अब, द काइंड ओल्ड सन विल नो, तो ये दयालु सूरज या रहमदिल सूरज जो है वो बेहतरीन तरीके से जानता, अगर वो उठ सकता, अगर वो दोबारा ज़िंदा हो सकता। क्योंकि सूरज ने पहले भी उसको जगाया है, तो अब भी अगर वो जगा सकता तो जगा सकता था। सूरज से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता था कि किस तरह उसको जगाना है। कि सूरज भी इतना बेबस हो गया है कि वो भी अब कुछ नहीं कर सकता। द ओल्ड सन, यानी कि सूरज अब बड़ा हो गया है, यानी वो अक्लमंद है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। थिंक हाउ इट वेक्स द सीड, सोचो कि सूरज ने कैसे उन सीड्स यानी उन बीजों को उगाया। वॉक वंस द क्ले ऑफ अ कोल्ड स्टार, जो हमारे सितारे हैं वो भी सूरज से रोशनी हासिल करते हैं ना, तो उसने एक मुर्दा ज़मीन को, यानी कि क्ले यहाँ पे ज़मीन से सिंबलाइज किया गया है, कि उसने एक मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर दिया और उस सितारों में, बेजान बेरोशन सितारों में रोशनी भर दी। Our lines so dear achieved, our sides full nut still warm to hearts of star, यानी कि वो कहता है कि सूरज ने उन चीज़ों को जिंदा कर दिया, उन चीज़ों में जान डाल दी जो इम्पॉसिबल थी, जैसे कि कोल्ड स्टार्स हो गए, जैसे कि क्ले हो गई, अर्थ हो गई। और ये भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो एक डेड सोल्जर को दोबारा अराउज कर दे, वेक कर दे, बट ये उसके बस में नहीं था अब, क्योंकि डेड चीज़ें जो उसने ज़िंदा की थी, जैसे कि अर्थ हो गई, कोल्ड स्टार्स हो गए, वो उसके बस में था, वो कर सकता था। लेकिन एक डेड सोल्जर को वो दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो उसको बेहतर पता होता कि कैसे ज़िंदा करना है। वॉज इट फॉर द क्लेव ग्रो टॉल, क्या इसलिए ज़िंदगी हुई थी इस दुनिया में, इस ज़मीन में, इसलिए ज़मीन को बनाया गया था, इसलिए इस ज़मीन में जान डाली गई थी। ओ व्हाट मेड फ्यूटियस सनबीम्स टॉल टू ब्रेक अर्थ स्लीप एट ऑल, यहाँ पे पोइट सजेस्ट करता है कि अब दुनिया को ख़त्म हो जाना चाहिए, अब जो लाइफ का एक साइकिल है उसको द एंड हो जाना चाहिए। यहाँ पे वो क्वेश्चन भी अराइज करता है कि क्यों थी ज़िंदगी, अगर ये सारा कुछ होना था तो क्यों ज़मीन बनाई गई, क्यों इस ज़मीन में जान डाली गई। तो यहाँ पे वो रिलीजन को भी अटैक कर रहा है कि सन को उसने रिप्रेजेंट किया है एज अ रिलीजन। ठीक है, कि रिलीजन भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा, हमारी दुआएं, हमारी विशेस, हमारी आरज़ुएं कुछ भी काम नहीं आ रही। ठीक है, हम नहीं चाहते सारी डिस्ट्रक्शन, लेकिन अब ये किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए इस पूरी लाइफ को ख़त्म हो जाना चाहिए और इस ज़मीन को टूट के बिखर के सो जाना चाहिए, सजेस्ट भी करता है। और यही सवाल करता है कि तुम सो क्यों नहीं जाती, अगर तुम्हें पता है कि ये डिस्ट्रक्शन ही है तुम्हारे अंदर, तो तुम क्यों टूट के सो नहीं जाती। तो यही इस पोएम में बताया गया है, डिस्ट्रक्शन बताई गई है और मॉर्निंग बताई गई है, वेस्टेज ऑफ लाइफ। ना हमारे पास इसके मेजर थीम्स आ जाते हैं, जो कि लॉस ऑफ इनोसेंस है, मासूम जानों का लॉस है, ब्रदरहुड है एंड फ्रेंडशिप है, यानी कि एक अननोन पर्सन से वो भाईचारे का एहसास कर रहा है और फ्रेंडशिप का जो है वो एहसास इसमें आ रहा है। फिर डिसइल्यूजनमेंट है विद रिलीजन, यानी कि रिलीजन भी उनको एक धोखा लगने लग गया है कि वो भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर नेचर का थीम यूज़ हुआ है, जैसे क्ले, सन
और कोल्ड स्टार्स, फिर उसके बाद इमोशंस और फीलिंग्स बताई गई हैं इस सारी पोइम में कि किस तरह जानें ज़ाया हो रही हैं, उनको नहीं होना चाहिए। दिखाया गया है कि लोगों के जज़्बात क्या हैं, उनके जो मर जाते हैं उनके लिए राइटर के जज़्बात क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, सारा कुछ बताया गया है कि वो किस तरह एहसास कमतरी का शिकार करता है कि ये दुनिया बनी ही क्यों अगर इसको ख़त्म होना था, अगर जान वापस आ ही नहीं सकती थी तो इस ज़मीन में जान डाल ही गई क्यों। तो यही थीम्स हमारे इस फर्टिलिटी में डिस्कस किए गए हैं और इसी के साथ हमारी जो है ये पोइम एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।